9 PM स्पेशल में आज सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया के उन डकैतों की जिन्होंने असल जिंदगी में एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। इन साइबर अपराधियों ने टेक्नोलॉजी से आसान बनी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। ये खतरा अब हर दूसरे घर तक जा पहुंचा है। इसके पीड़ित आज आपके पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन इन डकैतों के पास आपका डिजिटल नंबर भी मौजूद है और इसीलिए हमारा ये विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए, जो कि आपको इस तरीके के खतरे से दूर रखने में मददगार साबित होने वाला है। आगे हम बात करेंगे उन चूहों की जो शायद आपके स्वास्थ्य को कुतर रहे हैं। चूहों से होने वाली एक बीमारी चोरी छिपे हमारे घरों में दौड़ रही है। इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में आपको जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि इस बीमारी का खतरा कितना बड़ा है और इससे बचना कितना आसान। लेकिन क्योंकि ये एक अनजान बीमारी है, इसीलिए आज आपको इस बीमारी से जागरूकता वाली जान पहचान बढ़ानी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे उस आटे की जो कि नवरात्रों में प्रसाद की शक्ल में आता है, लेकिन लाभ, लालच और लोभ ने इस आटे में बीमार करने वाले तत्वों का भारी मिश्रण कर दिया है। और ऐसे में इस मिश्रण से आप कहीं मायूस ना हो जाएं, आपको ये बिना मिलावट वाला विश्लेषण दिखाएंगे। तो आइए खबरों को विस्तार रूप देते हैं और सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। आज हमारी सबसे पहली खबर दरअसल देश की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन आज शायद ये तमाम टीवी चैनल से गायब नजर आई होगी, क्योंकि इन सभी ने इस खबर को बहुत ही सामान्य खबर मानकर ड्रॉप आउट कर दिया है। हमारे देश में साइबर फ्रॉड सिर्फ अंग्रेजी अखबारों में छपने वाली अब खबरें बन चुकी हैं, लेकिन इस पर गंभीरता से बात करना अब जरूरी है, क्योंकि देश को करोड़ों रुपए का नुकसान करने के बाद अब साइबर फ्रॉड जानलेवा हो चुका है, आपकी जान लेने के लिए तैयार खड़ा है। आगरा में डिजिटल अरेस्ट की वजह से एक महिला शिक्षक की जान चली गई। मृतका मालती वर्मा राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल अचनेरा में टीचर थी। 30 सितंबर को तकरीबन 12 बजे उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है और कॉलर ने मोबाइल पर प्रोफाइल फोटो आती है, उसमें किसी पुलिस अधिकारी की फोटो लगा रखी थी। कॉल उठाते ही मालती से यह कहा जाता है कि आपकी बेटी को पुलिस ने सेक्स रैकेट में पकड़ लिया है। कॉलर ने आगे यह कहा कि इस मामले में अभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है और अगर आप चाहते हैं कि बेटी की वीडियो वायरल ना हो तो फौरन 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे। कॉलर ने धमकी दी कि अगर अगले 15 मिनट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, पैसे नहीं भेजे, तो केस दर्ज करते हुए उनकी बेटी को जेल भेज देंगे। यह सुनकर महिला टीचर जाहिर है कि बहुत परेशान हुई। उन्होंने आनन फानन में अपने बेटे को कॉल कर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह दिया और इसके बाद वो डरी सहमी आनन फानन में जल्दबाजी में अपने घर से निकल पड़ी, लेकिन वहां पर उन्हें हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हो गई। कॉल जब आया उनके पास तो उनसे बोला गया कि आपकी जो बेटी है, छोटी वाली, मतलब जो बेटी है आपकी, वो एक सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है। अगर आप उसे चुपचाप निकलवाना बिना किसी कार्रवाई के अगर आप चाहते हैं तो 1 लाख रुपए जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ उस नंबर से बात करिए और 1 लाख रुपए उस नंबर पर आप भेज दीजिए। मम्मी ने जैसे ही मुझे व्हाट्सएप के थ्रू नंबर दिया तो जैसे ही नंबर पे +92 देखा मैंने तो तुरंत की तुरंत मैं समझ गया कि ये फर्जी कॉल है। मैंने अपनी सिस्टर से बात कर ली वीडियो कॉलिंग से, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही था। मम्मी की तबीयत वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हुई और जैसे ही मम्मी घर पर आई तो विदिन 30 मिनट्स के अंदर मम्मी की डेथ हो गई थी। अपनी बहन को फोन करके पूछा, बेटा भैया कहाँ पर बहन तुम? कि मैं तो स्कूल में। भैया क्या बात हो गई? कि कुछ नहीं, तुम अपना कर वीडियो कॉल करो और मुझे स्कूल दिखाओ अपना। फिर उसने वीडियो कॉल करके अपनी क्लास दिखाई तो हमको ये भरोसा हो गया कि ये स्कूल में है। फिर वही चीज़ ने मम्मी को बताई कि आप चिंता ना करो, घबराने कोई बात नहीं, लेकिन उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती ही गई। फिर उनकी जब ज़्यादा हालत एकदम बिगड़ने लगी तो हम तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, मगर रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। शिवचरण वर्मा है, अभी पुलिस के पास तहरीर लेके आते हैं, बोलते हैं कि उनकी पत्नी जो मालती वर्मा है उनका हृदय गति रुकने के कारण 30 तारीख को देहांत हो गया है। उसका कारण ये रहा कि उनकी पत्नी को एक कॉल आता है जो कि अचनेरा में टीचर थी कि आपकी बेटी के स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे।
इस पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनकी बेटी भी उनको घर पे मिलती है और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब इस घटना का हम एक गंभीर विश्लेषण करेंगे जिसे आज सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया है कि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर होते हैं, जिनके करीब 1,50,000 मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ठीक ऐसे ही एक्सटॉर्शन और सेक्सटॉर्शन के करीब 19,000 से ज्यादा मामले रिपोर्टेड हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर हर दिन ऑन एन एवरेज 45 से 50,000 कॉल शिकायत के लिए आते हैं और साल 2023 में प्रति 1 लाख लोगों पर 129 शिकायतें मिली थी। दिसंबर 2023 में 12 लाख से ज्यादा शिकायती कॉल्स साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर आई थी। मई 2024 में रोजाना 7,000 साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स को रजिस्टर किया गया। साल 2021 से साल 2023 के बीच साइबर क्राइम की शिकायतों का ग्राफ 113.7% तक बढ़ा है। साइबर फ्रॉड की सबसे ज्यादा शिकायतें हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना और गोवा से सामने आई हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर अपराधी सक्रिय हैं। साइबर अपराध से बचने के लिए घबराहट पर नियंत्रण रखें। कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस या अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है, ना ही डिजिटली किसी व्यक्ति को इंटरोगेट किया जा सकता है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को इंटरोगेट करना चाहती है तो उसको बाकायदा CRPC या BNSS के तहत नोटिस दिया जाता है और पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को फोन पर ना तो पूछताछ ज्यादा की जाती है और अरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हमारे देश में साइबर क्राइम की एक घटना ने आज एक उसके चलते मौत हुई, लेकिन इसका जिम्मेदार वो सिस्टम भी है जो कि इन घटनाओं को आई गई घटना समझकर भूल जाता है, क्योंकि इन घटनाओं में पैसों का फर्जीवाड़ा होता है और कुछ समय बाद सभी इसे भूल जाते हैं। जिनका पैसा लूटा जाता है वो इसे अपनी बदकिस्मती मानकर कुछ समय बाद हिम्मत हारकर बैठ जाते हैं। और यही वजह है कि साल 2024 में साइबर क्राइम की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह से इसी साल जनवरी महीने से अप्रैल महीने के बीच भारतीयों से 1,750 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं और इन लूटे गए रुपयों की शिकायत 7,40,000 लोगों ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर की है। आप सोचिए, ये सिर्फ इसी साल 4 महीने के आंकड़े हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स की वजह से 222 करोड़ रुपए लूटे गए, जबकि डेटिंग एप्स की मदद से 13 करोड़ 23 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। सेक्सटॉर्शन की कंप्लेंट्स काफी तेजी के साथ बढ़ी हैं। साल 2024 में रोजाना करीब 7,000 ऑनलाइन फ्रॉड्स की कंप्लेन आई हैं, जिसमें ज्यादातर शिकायतें सेक्सटॉर्शन से जुड़ी हुई हैं। सेक्सटॉर्शन को लेकर मिली शिकायतों में 2 तरीके की घटनाओं का जिक्र किया गया है। पहली है ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, जहां पर प्राइवेट और सेंसिटिव मटेरियल को वायरल करने की धमकी दी जाती है। इसके लिए पैसों की मांग की गई है। आगरा में जो घटना हुई वो इसी तरीके का साइबर क्राइम है। इसके अलावा दूसरी घटनाएं जो रिपोर्ट हुई वो है रिवेंज पोर्नोग्राफी, जिसमें इंटीमेट इमेजेस और वीडियोस को रिवेंज लेने के मकसद से वायरल कर दिया गया है। 2 तरीके की घटनाएं और उसके आंकड़े। जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 लगभग 7,40,000 शिकायतें दर्ज की गई हैं। 7,40,000 शिकायतें दर्ज की गई। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में 222 करोड़ रुपए गए। डेटिंग एप्स के जरिए 13.23 करोड़ की ठगी की गई है और यह अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। सेक्सटॉर्शन में जहां रोजाना 7,000 शिकायतों में बड़ा हिस्सा उसमें शामिल रहा है। धमकी दी जाती है ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के लिए या फिर रिवेंज पोर्नोग्राफी के लिए। ये सेक्सटॉर्शन 2 तरीके के होते हैं। पहला ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, दूसरा रिवेंज पोर्नोग्राफी।
सेक्सटॉर्शन से अलग जो कि दूसरे तरीके के साइबर क्राइम सबसे ज्यादा आम और कॉमन है, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। 4,599 लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके 120 करोड़ रुपए की उनसे ठगी कर ली गई है। इसके अलावा ट्रेडिंग स्कैम्स के 20,000 ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर लोगों ने कुल मिलाकर 1,420 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। ये सभी के सभी आंकड़े सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे देश में ये चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ठगों को पुलिस का कोई भी डर नहीं है। अगर आप इन्हें पहचान भी लेते हैं और पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी देते हैं, तब भी इनके अंदर कोई खौफ नजर नहीं आता। और इसके पीछे की वजह क्या है कि अपराध डिजिटल दुनिया के सहारे किया जाता है, जहां पर ना तो कोई चौकी है, ना ही कोई थाना है और ना ही कोई कोतवाली है। इसका अपराधी किस राज्य में है, किसी को भी नहीं पता है। डिजिटल की दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें किसी को पकड़ पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कि आकाश में किसी को ढूंढ पाना। ये अपराधी डिजिटल दुनिया के लूप होल्स का सहारा लेकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इसीलिए सबसे पहले इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए हमें खुद को जागरूक करना होगा। हर एक परिवार के एक सदस्य को एक बार बैठकर अपने पूरे परिवार को इस तरीके की घटनाओं की जानकारी देनी होगी। अगर आप घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने परिवार वालों को जागरूक करें। और इसके अलावा अगर आप युवा हैं तो आज ही इस शो को देखने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता, अपने घर के बुजुर्गों को इस तरीके के अपराधों के बारे में जागरूक करें। बाकी अगर दुर्भाग्यवश आपके साथ इस तरीके का अपराध होता है तो आप घबराएं नहीं, बल्कि ऐसे मामलों की शिकायत करें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, www.cybercrime.gov.in। ये URL जिस पर जाकर आपको अपनी शिकायत रिपोर्ट करनी है। इसके अलावा आप नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपने साथ हुई घटना की जानकारी दें। इसमें हिचकने जैसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान अगर आपको होता है, कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, तो आप अपने साथ हुई ठगी की जानकारी अपनी बैंक को भी दे सकते हैं और इसके लिए उनकी वेबसाइट या फिर ब्रांच पर जाकर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस खबर में जितने भी आंकड़े इस वक्त मैंने आपके सामने रखे, इन्हें आप चाहें तो बाद में सोशल मीडिया पर जाकर रिवर्स करके भी देख सकते हैं, अपने घर वालों को दिखा सकते हैं और आप ये भी सोच सकते हैं कि हमारे देश में इतना बड़ा अपराध चल रहा है। अपराधी किसी गांव में बैठकर सिर्फ एक कंप्यूटर और फोन के सहारे किसी की मेहनत की गाड़ी कमाई को लूट रहा है और हम लाचार हैं। लेकिन इस लाचारी के आंसुओं को अब पोंछना होगा और जागरूकता, एक्शन और सख्त कार्रवाई के सहारे इस अपराध के बबल को खत्म करना होगा, क्योंकि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। ये मामला जानलेवा हो चुका है। अब इस अपराध पर कानून का लॉकडाउन लगाना मस्ट है। अब बात एक और खतरे की करेंगे। ये वो खतरा है जो कि आहट दे रहा है, वो खतरा जो किसी चूहे की तरह चोरी छिपे आपके स्वास्थ्य को, आपकी हेल्थ को कुतर रहा है। दरअसल राजस्थान में अब चूहों के यूरिन से फैलने वाली एक बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश में लगभग 130 पॉजिटिव केसेस इसके मिल चुके हैं और इनमें से अकेले जयपुर के ही 50 मामले सामने आए हैं। लेप्टोस्पिरोसिस ये वो बीमारी है जो लगातार दस्तक दे रही है, आपके घर तक पहुंच रही है। चिकित्सा विभाग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मॉनसून में एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से डेंगू, माइट या फिर पिस्सू के काटने से स्क्रब टाइप्स और अब चूहों के यूरिन से फैलने वाली लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी का खतरा अब मंडराने लगा है। आपको यह भी बता दूं कि बारिश होने और चूहों की संख्या बढ़ने से बैक्टीरिया का फैलना आसान हो जाता है, क्योंकि उनको मुफीद एनवायरनमेंट मिलता है। संक्रमित चूहों के यूरिन से लेप्टोस्पाइरोसिस
होता है और ये खतरनाक बैक्टीरिया आंख, नाक या फिर मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। स्किन में अगर कहीं पर कट लगा है या कोई घाव है तो उसके जरिए भी ये बैक्टीरिया आपके शरीर में घुस सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस में डेंगू की तरह ही सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि तेज बुखार आना, सिर दर्द, इसके अलावा उल्टी, दस्त, पीलिया, आंखें लाल हो जाना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। बीते 30 सालों में देश के अंदर लेप्टोस्पायरोसिस के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस बीमारी के लक्षणों के बारे में अभी भी काफी लोगों को जानकारी नहीं है, या फिर मैं इसको सीधी आम भाषा में कहूं तो इसके सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको बहुत आम लगते हैं और आप खुद डॉक्टर बनकर इसका इलाज करना बेहतर समझते हैं, लेकिन ऐसे में क्लैरिटी, जानकारी समझनी होगी, लेनी होगी। वेल्स डिजीज लेप्टोस्पायरोसिस का एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है और इसमें बीमार चूहों का यूरिन पानी में मिल जाता है। आप स्किन पर किसी भी तरीके की अगर चोट है, आप इस पानी के संपर्क में आते हैं तो ये इन्फेक्शन स्किन के अंदर चला जाता है और इन चोट के जरिए इन्फेक्शन को शरीर के अंदर जाने की जगह मिल जाती है। लेप्टोस्पायरोसिस भी दो तरीके का है। इसमें एक है एक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस और एक है इनडायरेक्ट। एक है डायरेक्ट लेप्टोस्पायरोसिस और दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब यह हुआ कि पीलिया नहीं होने वाला लेप्टोस्पायरोसिस। एक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस यानी कि पीलिया होने वाला। अब यहां पर जो पीलिया नहीं होने वाला लेप्टोस्पायरोसिस होता है वो माइल्ड होता है। इसके लक्षण 3 तरह के होते हैं, जैसे कि तेज बुखार आना, आंखें लाल होना और घुटने के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा बैक साइड में पीछे की तरफ दर्द होना। और अगर पीलिया हो गया है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसको वाइल्स बीमारी कहा जाता है। इसमें 3 चीजें आपको दिखती हैं। पीलिया हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, शरीर में ब्लीडिंग हो सकती है और सीरियस केसेस में खांसी के दौरान खून आ सकता है। वाइल्स बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस का एक सीरियस फॉर्म है और ये पूरी जानकारी हमने एक्सपर्ट से बात करने के बाद आपको बताई है, यानी कि इसमें कोई अधूरी जानकारी या अध सच जानकारी नहीं है। लेकिन इससे बचा कैसा जाए, क्यों ना खुद एक्सपर्ट डॉक्टर से आपको सुनवा देते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जो बेसिकली एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब जो अक्सर जानवरों में होती है, बट आजकल इसके केसेस, जैसे कोरोना ह्यूमन बींग्स में आ गया था, इसके काफ़ी केसेस हो रहे हैं आजकल। तो जहाँ भी लोग थोड़ा सा पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कि पानी के फील्ड्स हैं या गंदा पानी वहाँ पड़ा हुआ है, जहाँ जो पशु हैं जैसे कि कोई भी कैटल हो या कोई डॉग्स हों, इसलिए जो भी जिन भी वाइल्ड एनिमल्स को या एनिमल्स को या पेट्स हों जिनको लेप्टोस्पायरोसिस पहले से है, उसके संपर्क में अगर आदमी आएगा, इंसान आएगा, उसको लेप्टोस्पायरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस बीमारी के बारे में आज बात करना जरूरी था क्योंकि मामला आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ से जुड़ा है और इसीलिए हमने इसे अपने विश्लेषण में शामिल किया। बाकी अगर कोई लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित भी हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फौरन आप डॉक्टर को दिखाएं। इससे बचने के लिए बताए गए निर्देशों का आप पालन करते रहिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने के आरोपों की जांच अब नई एसआईटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह साफ कर दिया है कि राज्य सरकार की तरफ से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब मामले की जांच नहीं करेगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि यह आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए स्वतंत्र एसआईटी ही इसकी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित इस नई एसआईटी में 5 सदस्य होंगे और इनमें 2 सदस्य सीबीआई से होंगे जिन्हें सीबीआई डायरेक्टर नॉमिनेट करेंगे। 2 सदस्य आंध्र प्रदेश पुलिस से होंगे जिनको नॉमिनेट करेंगे सूबे के राज्यपाल। जबकि टीम का जो 5वां सदस्य है वो फूड सेफ्टी और मानक प्राधिकरण का कोई सीनियर ऑफिसर इसमें शामिल रहेगा। इस मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हमें एसआईटी की क्षमता पर कोई संदेह नहीं,
हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि केंद्रीय पुलिस फोर्स के किसी वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच सौंप दी जाए। यहां पर प्रसाद में मिलावट का आरोप लगा था। ठीक ऐसे ही अब मिलावट की एक कहानी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आ रही है, जहां पर नवरात्रों के शुरू होते ही कुट्टू के बने हुए आटे से रोटी या फिर पूरी खाने से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। बिजनौर, गाजियाबाद से लेकर मथुरा तक से कम 270 लोगों के बीमार होने की जानकारी है। कानपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं। काफी लोगों को दस्त हुई है, पेट में दर्द है, थोड़ा कंपन है बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए। जो मरीज यहाँ पे क्रिटिकल थे उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी यहाँ पे हमारे CHC में और प्राइवेट डॉक्टरों के मदद से इलाज कराया जा रहा है। जो भी सुविधाएं की कमी है उनको हम लोग सभी जगह मुहैया करा रहे हैं। पूरी तरह से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य टीमें सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं और पूरी तरह से हम लोग की ये प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें क्रिटिकल ना हो। और ऐसे में अगर आप भी कुट्टू के आटे को अपने व्रत में शामिल करने वाले हैं तो खरीदने से पहले आप ये जरूर टेस्ट कर लें कि ये नकली है या फिर ये असली है। प्योर कुट्टू का आटा हल्का भूरा और ग्रे कलर का होता है और इसका टेक्सचर पतला और स्मूथ होता है। अगर इसकी सुगंध की मैं बात करूं तो ये अखरोट जैसा महकता है। इसका क्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग को देखें। कभी भी बिना एक्सपायरी चेक किए हुए कुट्टू के आटे को ना खरीदें और इसके अलावा आप इसके लेबल को भी पढ़ें। इसमें मिक्स्ड किया हुआ जो कंटेंट है उसको आप जांच लें, जो सामग्री है उसको जांच लें और फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखें। आप ये ध्यान रखें कि पैकेट पर सर्टिफिकेशन जरूरी होना चाहिए, जैसे कि फसाए, ISO या फिर AG मार्क इसमें मस्ट होता है। इसको स्टोर करने के लिए भी आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि कुट्टू के आटे को एयर टाइट कंटेनर में रखें। इसे ठंडे और सूखे जगह पर आप रखें, यानी कि मॉइस्चरलेस जगह हो, और 6 महीने से पहले ही इसका इस्तेमाल कर लें। आपके व्रत में कोई विघ्न ना पड़े, इसीलिए अपने सात्विक खान पान को लेकर सही सावधानियां बरतनी आपके लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आई। यहां के दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर नक्सलियों का भारी नुकसान होने की जानकारी है। नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई इस मुठभेड़ में अब तक 30 नक्सली ढेर हो चुके हैं। यहां पर ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। नारायणपुर के SP प्रभात कुमार ने रुक कर मुठभेड़ जारी रहने की पुष्टि की है और इस मुठभेड़ में सभी जवान सुरक्षित हैं। मौके से AK-47 SLR के साथ साथ कई अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। इस साल बस्तर क्षेत्र में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 171 नक्सलियों को मार गिराया है। 20 मार्च को दंतेवाड़ा में 2 नक्सली मारे गए थे। 3 अप्रैल को बीजापुर में 13 नक्सली मारे गए। 16 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सली मारे गए हैं और 30 अप्रैल को नारायणपुर में 10 नक्सली मारे गए। 15 जून को अबूझमाड़ में 8 नक्सली मारे गए। 19 जुलाई को दंतेवाड़ा में एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया। 31 अगस्त को नारायणपुर में ही 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। फिर 3 सितंबर को दंतेवाड़ा में 9 नक्सलियों को मारा गया। 5 सितंबर को तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 6 माओवादी ढेर किए गए हैं। नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं और मैं समझता हूं कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं।